हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ डीबीटी जेआरएफ 2019 क्वेश्चन पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही पेन और पेपर लेके बैठना ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट आपको न्यू लगे उसको आप नोट डाउन कर सके और वो आगे आपके काम आ सके, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी मैं बताने वाली हूँ जो आपके दूसरे अदर एग्जाम लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, लाइक BARC, CSI नेट और डीबीटी में भी आपको पता है रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, और काफी सारे ऑप्शंस का भी रिपीटेशन होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, सो नोट करते रहिए एंड डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बायोकेमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन आपको पता हो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। पहले जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रही थी उसमें अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, उसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये क्वेश्चन। फिर भी आज डिस्कस कर लेते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ मेन चेन टॉर्शन एंगल्स ऑफ ए रेजिड्यू इन ए पॉलीपेप्टाइड हैज वैल्यू phi equals to +50, psi equals to +60. What type of secondary structure is it most likely to be present in? तो रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डायहेड्रल एंगल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। तो डायहेड्रल एंगल्स कौन कौन से होते हैं? किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर अल्फा कार्बन और अमोनियम नाइट्रोजन के बीच में जो डायहेड्रल एंगल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फाई, और अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक कार्बन, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में जो डायहेड्रल एंगल प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं साई। ओके, तो रामाचंद्रन के प्लॉट के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, 2 अपर साइड में होते हैं, 2 नीचे लोअर साइड में रहते हैं। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है +180 टू -180 तक लाई करती है। तो जब प्लस प्लस अगर वैल्यू आ रही है तो वो कहाँ पे लाई करेगी? इसके अपर लेफ्ट साइड के अंदर लाई करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें फाई और साई दोनों की वैल्यू प्लस प्लस है, तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ पे लाई करेगा? अपर लेफ्ट साइड के अंदर। ओके, तो ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है, which one of the following amino acid can be used as a diuretic because of its important in metabolism of ammonia? ये क्वेश्चन भी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पुराने क्वेश्चन पेपर के अंदर, पहले जो क्वेश्चन पेपर करवाए थे उनके अंदर। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देख लें। तो अमोनिया के मेटाबॉलिज्म में कौन सा अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एस्पेरेजिन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस इज। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन किसी मसल सेल के पास में अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर रही है तो उसके बीच का जो जंक्शन प्रेजेंट रहता है, उसका बीच का जो क्लेफ्ट प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वहां पे कोई ना कोई वो क्या करेगी, एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करेगी जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होगा या फिर उसका रिलैक्सेशन होगा। ओके, तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच रहती है। एक न्यूरॉन जिसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होती है। तो प्री जो न्यूरॉन होती है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, वो मोस्टली सिक्रेट करती हैं एसिटाइल कोलिन, जो कि है एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद उसको डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा सिग्नल देने वाली है, उसको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करना है या फिर इनिबिटरी। लेकिन जो प्री वाली जो न्यूरॉन होती है वो हमेशा क्या सिक्रेट करती है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ओके, तो एसिटाइल कोलिन के मेन 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और एक होता है मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर। ओके, तो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या प्रेजेंट रहेगा इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये क्या है? एक न्यूरॉन है और ये कोई मसल टिश्यू है, मसल सेल है। ओके, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन कहाँ कैसे बन रहा है? ये एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से आया, इधर से ये कोलिन गया और ये दोनों मिलके कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो एसिटाइल कोलिन एक वेसाइकल के फॉर्म में यहाँ सिक्रीट हो जाएगा इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और इसका जो रिसेप्टर होगा वो निकोटिनिक रिसेप्टर हो सकता है या फिर मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ओके, तो उसमें ये अटैच होके आगे क्या करवाएगा? सिग्नलिंग करवाता है। तो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होगा? मेनली एसिटाइल कोलिन। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। देन नेक्स्ट है,
In Drosophila, the growth of leg on head instead of antennae during development is an example of. तो ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, काफी सारे जीन एक्सप्रेस करते हैं उसकी बॉडी के, उसके सेगमेंटेशन को, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को के फॉर्मेशन के लिए। तो जब जैसे ही एग फ्यूज हो रहा है, मेल न्यूक्लियस के साथ एग फ्यूज हुआ है ड्रोसोफिला का, उसमें क्या होता है, मेटरनल जीन एक्सप्रेस होते हैं कुछ, और वो क्या करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को डिटरमाइन करते हैं थ्रू कुछ प्रोटीन का ग्रेडियंट फॉर्म करके। वहां पे क्या होगा, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद कुछ गैप जीन और कुछ पेयर रूल जीन, जैसे मेटरनल जीन एक्सप्रेस होंगे उसके बाद मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन हो जाएगा। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन मीन्स मेटरनल जीन का एक्सप्रेशन खत्म होकर जाइगोटिक जीन खुद एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। तो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस करेंगे, उसमें गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन और होम्योटिक जीन, इस टाइप से काफी सारे जीन्स एक्सप्रेस होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। ओके, तो इसमें जो क्या हुआ, ड्रोसोफिला में लेग डेवलप हो गया हेड की जगह पे। तो ऑर्गन की जो आइडेंटिटी दिखाते हैं वो वाले जीन को बोलते हैं होम्योबॉक्स जीन या फिर हॉक्स जीन। ओके, हॉक्स जीन किस टाइप के होते हैं, किसी भी ऑर्गन की आइडेंटिटी को बताएंगे कि ये ऑर्गन कहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो इसके लिए एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स होता है एक, और एक बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह से दो जीन का कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले जो भी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे कौन से सेगमेंट में फॉर्म होने वाले हैं वो उसको डिसाइड करते हैं होम्योटिक जीन्स। ओके, तो इस तरह से एंटीनापीडिया क्या है, एक हॉक्स जीन है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था ड्रोसोफिला के अंदर, जो क्या करता है, लेग के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, तो अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड लेग पेयर बन जाएगा इसकी एंटीना की जगह पे। ओके, तो इस तरह से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं होगा, डिसजेनेसिस, ये सारी चीजें नहीं होगी। यहाँ पे कौन से जीन से एक्सप्रेस होंगे, होम्योटिक हॉक्स जीन एक्सप्रेस होंगे। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है अमीलोब्लास्ट आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अमीलोब्लास्ट क्या होती है, एक एपिथेलियल सेल होती है जो क्या सिक्रीट करती है, इनेमल को सिक्रीट करती है। इनेमल क्या है, टूथ के अंदर जो हार्डेस्ट टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं इनेमल। ओके, तो इनेमल क्या होगा, इनेमल इज द आउटर लेयर ऑफ टूथ and the hardest tissue in a human body. Enamel is formed by differentiated dental epithelial cells known as ameloblast. ओके, तो अमेलोब्लास्ट एक डेंटल एपिथेलियल सेल है जो डिफरेंशिएटेड होके क्या सिक्रीट करेगी, इनेमल को सिक्रीट करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ओके, देन नेक्स्ट है which one of the following contributes to development of the reproductive tract in male fetus। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग टाइप से होता है काफी सारे ऑर्गेनिज्म में। तो ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, कुछ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं और कुछ डक्ट्स प्रेजेंट रहती हैं। जो अगर फीमेल के जीन एक्सप्रेस होने वाले हैं तो मेल वाली जो डक्ट होगी उसको रिप्रेस कर देगी, और मेल वाले जो मेल फिटस का डेवलपमेंट होने वाला है तो फीमेल वाले जो जेनेटिक ऑर्गन्स वो डेवलप होने वाले हैं उसको क्या करेगी, रिप्रेस कर देगी। तो इसका इस तरह से होता है, लाइक इन मेल्स सिक्रेशन फ्रॉम सस्टेंटिकुलर सेल्स ट्रिगर ए डिग्रेडेशन ऑफ फीमेल डक्ट्स। फीमेल डक्ट्स का डिग्रेडेशन होगा जिसको क्या बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट। तो फीमेल जेनेटिलिया को डिसाइड करने वाली जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। एट द सेम टाइम टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेल ट्रैक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जो मेल के जेनेटिक ऑर्गन को डिसाइड करने वाली है उसको बोलते हैं वोल्फियन डक्ट। ओके, तो इस तरह से अगर which one of the following contributes to the development of reproductive tract in male fetus। अगर मेल फिटस बनना है तो वो क्या करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी, रिप्रेस हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा, और वोल्फियन डक्ट क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस करने लग जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको इस डायग्राम के थ्रू भी और अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक ये वाई क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है
XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं SRY रीजन। ओके, तो मेल एम्ब्रियो के अंदर SRY रीजन प्रेजेंट होता है तो मेल एम्ब्रियो फॉर्म होगा। अगर SRY रीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, फीमेल एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, फीमेल एम्ब्रियो फॉर्म होगा। और अगर XY जीन प्रेजेंट है उसके बाद भी SRY एब्सेंट है तो भी क्या होगा, फीमेल का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसमें Y क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। SRY जो रीजन है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेल के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ओके, तो क्या होगा, सेटोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करेगी, जिससे मुलेरियन डक्ट का क्या होगा, रिप्रेशन होगा, और दूसरे जो मेल्स के जो भी फीटस के स्ट्रक्चर है जैसे एपिडिडाइमस, फोसा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स, ये सारे क्या होने लग जाएंगे, फॉर्म होने लग जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स टू ए हेप्टेन डिपेंड्स ऑन। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स को समझ लेते हैं पहले। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स वो होता है जब कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम अगर किसी होस्ट को अफेक्ट करता है तो उस टाइम क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर होता है उसके अगेंस्ट, और बी सेल बिल्कुल न्यूली बी सेल वहां पे आके प्राइमरी एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी जिसमें होती है इम्यूनोग्लोबिन एम। ओके, उसके बाद क्या होता है, अगर वो सेम एंटीजन वापस से री अटैक करे तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होगा, वो जल्दी से वो हो जाएगा और उस एंटीजन के लिए उसकी एफिनिटी क्या होगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और हेप्टेंस क्या होते हैं, हेप्टेंस कुछ स्मॉल मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एंटी बॉडी के डेवलपमेंट नहीं करवा सकते हैं, कुछ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा सकते हैं जब तक कि उसके साथ में कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं हो। ओके, तो हेप्टेंस अकेले कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर कोई कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स का जनरेशन करवा सकते हैं। तो इसको समझ सकते हैं, लाइक हेप्टेंस क्या होंगे, स्मॉल मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या होते हैं, इनकेपेबल टू एक्टिवेट इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा सकते। इसके एग्जांपल हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और पेनिसिलिन लाइक। ओके, तो ये क्या करेंगे, 3 किलो डाल्टन तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा सकते, लेकिन इसको किसी कैरियर प्रोटीन जो कि 30 किलो डाल्टन तक की है उसके साथ में अगर अटैच करवा के कुछ होस्ट को इंड्यूस करवा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। और वो जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा वो क्या होगा, हेप्टेन के अगेंस्ट भी होगा, कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट भी होगा, और दोनों हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन के कॉन्जुगेट के अगेंस्ट भी क्या होगा, उसका इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो बोथ हेप्टेन एंड कैरियर यूज्ड इन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन हुआ था उसमें हेप्टेन्स और कैरियर कौन से यूज किए गए थे उस पर डिपेंड करेगा इसका सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन क्लास स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर नोन एज। तो इम्यूनोग्लोबिन क्लास स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स मींस ऐसे कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी के ऊपर जो क्या करते हैं, एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो अलग अलग टाइप के कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस प्रेजेंट रहता है एंटीजन का जो क्या होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रहते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन के कांस्टेंट रीजन पर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वेरिएबल रीजन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वाई शेप में होती है, उसमें कांस्टेंट रीजन होता है, हेवी चेन होती है, लाइट चेन होती है, और एक वेरिएबल रीजन होता है। तो उसके जो कांस्टेंट रीजन में जो वेरिएबिलिटी प्रेजेंट रहेगी एंटीजन की उसको क्या बोलते हैं, आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। ओके, जब एलिजा टेस्ट करते हैं तो एक एंटीबॉडी के अगेंस्ट दूसरी एंटीबॉडी जब डालते हैं तो वो क्या करती है, उसके कांस्टेंट रीजन में बाइंड करती हैं, तो वो जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। ये वाला क्वेश्चन बीएआरसी के अंदर भी पूछा गया था कि इस एलाइजा के अंदर कौन सा डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी के अंदर, तो वो कौन सा होता है, आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ओके, एलोटाइपिक और इडियोटाइपिक ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आइसोटाइपिक क्या होता है,
एंटीबॉडी के अंदर अगर कोई डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। Then next, isotypic determinants of the immunoglobulin molecules are located in। तो isotypic determinants हमें पता है कौन से होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइट चेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हैवी चेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन। Correct answer is option number C. The next है a chimeric organism is generated when। तो chimeric organism कब होगा, जब किसी भी organism के अंदर दो अलग अलग सेल का जेनेटिक मटेरियल अगर डाल दिया जाए एक ही organism के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, chimera। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, cells of different genetic constitution appear in the same organism। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूनियन ऑफ टू डिफरेंट जीनोम अकर विद इन ए सेल, ये नहीं होगा। ए जीनोम ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज इंजेक्टेड इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होगा। ए पार्ट ऑफ जीनोम इज इनएक्टिवेटेड बाय क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी सेल जो जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो और वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, काइमेरिक ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट है मेटाप्लेशिया रिप्रेजेंट। तो मेटाप्लेशिया क्या होता है, किसी भी अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, बिल्कुल उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, लास्ट स्टेज में वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब उसमें कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जैसे स्किन सेल हो सकते हैं या फिर कोई सेल जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, हो चुके हैं फुली, उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस होके वो किसी अनदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाप्लेशिया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इनिशिएट एट द मेटाफेज ऑफ सेल साइकिल। तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन तो किसमें होता है, कैंसर सेल में होता है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप टू अनदर, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेल प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ये भी नहीं होगा। ए मेजर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन हाइपर प्लास्टिक सेल्स, ये भी नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाप्लेशिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, किसी भी फॉर्म के अंदर कोई चेंज होता है तो उसको बोलते हैं मेटाप्लेशिया। इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप टू अनदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। The change from one type of cell to another may be part of normal maturation process। नॉर्मल मैचुरेशन का पार्ट भी हो सकता है, और caused by some sort of abnormal stimulus, मीन्स इससे कोई ना कोई कैंसर भी हो सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्सोनोमिक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स स्पीशीज इज। तो टेक्सोनोमिक मेथड क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का, तो वो है डीएनए बारकोडिंग। ओके, तो डीएनए बारकोडिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज लेवल पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जेनेटिक स्पेसिएशन नहीं होगा इसमें, क्या होता है एक स्पेसिफिक ट्रेट को अगर क्या किया जाए, स्पेसिफिक ट्रेट अगर जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होती जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक स्पेसिएशन। फेवर किया जाए किसी स्पेसिफिक ट्रेट को तो उसको बोलते हैं जेनेटिक स्पेसिएशन। और RFLP AFLP तो आपको पता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है, ये दोनों टेक्निक्स डीएनए मार्कर की तरह यूज करते हैं। ये नॉन पीसीआर बेस्ड है, ये पीसीआर बेस्ड है। और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक कोडोमिनेंट मार्कर है, जबकि AFLP क्या है, ये एक डोमिनेंट मार्कर है। ओके, कोडोमिनेंट मींस इसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों की पहचान कर सकते हैं उसके पेरेंट्स की। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए बारकोडिंग, जिसमें ये एक टेक्सोनोमिक मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म और उसके स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए। ओके, उसके बाद है द आयन ट्रांसपोर्ट that will be most affected following mutation in cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene is।
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस जीन्स के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है, ये किसका ट्रांसपोर्टर होता है, कुछ आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, क्लोराइड आयंस को, जिसके अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, कुछ म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, क्लोराइड आयन सेल से बाहर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से बाहर सेल के बाहर का जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, और वो जो म्यूकस में जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर हो जाता है। और ये CFTR मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर या फिर एपिथेलियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फिर म्यूकस में का वाटर अगर सेल के अंदर एंटर हो गया तो म्यूकस में थिकनेस हो जाती है और वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो जाती है। और तो ये कौन से आयन का चैनल है, क्लोराइड आयन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, the next है the organism in which the luciferase gene is termed as lux gene is। तो लक्स जीन और लक जीन, LUC और LUX, ये टू टाइप के कुछ ल्यूसिफरेज जीन्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, जैसे फायर फ्लाई के अंदर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर लक जीन प्रेजेंट होते हैं। मेनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, लाइक इंसेक्ट हो या फिर कोई जेलीफिश हो, उसमें क्या होता है, लक जीन प्रेजेंट होता है जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन और उसके अंदर ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करवाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करवाने वाले जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं लक्स जीन। ओके, तो यहाँ पे एल्गी क्या है, एल्गी, इंसेक्ट, जेलीफिशेस, ये सारे क्या हो गए, प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन इसमें बैक्टीरिया ऐसा है जो क्या है, सॉरी, एल्गी, इंसेक्ट्स और जेलीफिश क्या है, यूकैरियोट्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। और लक्स जीन किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, जैसे इसमें यूकैरियोट्स में क्या होता है, लक जीन होता है फायर फ्लाई के अंदर, और प्रोकैरियोट में लक्स जीन होता है, लाइक विब्रियो, डाइनोफ्लैजिलेट, इन सब के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। Then next है the first humanized monoclonal antibody approved by US FDA for targeted treatment of breast cancer was। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये ट्रेस्टुजुमेब। ट्रेस्टुजुमेब क्या है, ए ह्यूमनाइज्ड एंटी HER, ये क्या है, HER2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, has become the established gold standard treatment of HER2 amplified breast cancer since it was first approved by US FDA in 1998। ओके, और ये क्या है, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इसके लिए कुछ एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप की जाती हैं जिसको बोलते हैं ट्रेस्टुजुमेब। इसके अलावा इन सारे जो ये हैं पेलिविजुमेब और जेमटुजुमेब और नेटलिजुमेब, इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे पेलिविजुमेब क्या होता है, सोल्ड अंडर ब्रांड नेम, इसका जो ब्रांड नेम है वो है सिनेजिस। और ये क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो किसके अगेंस्ट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस्ड की गई है, और किसके अगेंस्ट प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाती है, रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस इन्फेक्शन के थ्रू के अगेंस्ट। ओके, तो इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये वाले क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो इसके लिए भी आप इन सब ऑप्शंस को देख लेना। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन नेक्स्ट है which one of the following statement is incorrect with regard to DNA vaccines। तो DNA वैक्सीन क्या होता है, DNA वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती हैं जिसमें कुछ ऐसे एंटीजन डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी डेवलप की जाती है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें क्या होगा, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं होता, ये करेक्ट है बिल्कुल। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड आर लाइकली टू बी करेक्टली पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड, तो उसको पोस्ट ट्रांसलेशनली कुछ मॉडिफाइड किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं रहता है। उसके बाद है कैन परसिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड इन द सेल, तो ये काफी ज्यादा टाइम तक उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा के रख सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है इंट्रोड्यूस DNA स्टिमुलेट ए प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, तो डायरेक्ट DNA को स्टिमुलेट नहीं किया जाता है यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। और इंट्रोड्यूस DNA स्टिमुलेट नहीं होता, वहाँ पे कोई ना कोई एंटीबॉडी स्टिमुलेट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है
एंटीबायोटिक ब्लियोमाइसिन इज सिक्रेटेड बाय। तो ब्लियोमाइसिन एक एंटी कैंसर ड्रग है जो सिक्रेट होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज के थ्रू। तो ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज के थ्रू क्या होता है, एंटीबायोटिक ब्लियोमाइसिन सिक्रेट की जाती है। देन नेक्स्ट है जिंक डेफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन प्राइमरीली रिजल्ट इन एट्रोफी ऑफ। तो जिंक डेफिशिएंसी कुछ चिल्ड्रंस के अंदर होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, थाइमस के अंदर एबनॉर्मल टी सेल और बी सेल के नंबर की वजह से क्या होता है, जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। लाइक इसमें देख सकते हैं जिंक डेफिशिएंसी रिजल्ट इन डेथ ऑफ चिल्ड्रंस विद जिंक माल एब्जॉर्प्शन। जिंक का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जीन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ectodermatitis enteropathica because of infection caused by decreased lymphocyte counts due to atrophy of the thymus size and function। थाइमस की साइज और फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से जो उसका लिम्फोसाइट काउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिंक डेफिशिएंसी। तो इसका जो किसमें एट्रोफी होगी, थाइमस के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है एंटीजन एक्टिवेटेड बी सेल डिफरेंशिएट इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स इन। तो प्लाज्मा सेल्स कहाँ पे, बी सेल कहाँ पे डिफरेंशिएट होती है, लिम्फोइड सेल्स के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर क्या करती है, बी सेल फ्लो करती रहती है और वहां पे क्या होती है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। उसमें से एक सेल होती है मेमोरी सेल, एक दूसरी सेल होती है प्लाज्मा सेल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोइड फॉलिकल्स। इसके अलावा लिम्फोइड फॉलिकल्स क्या है, आर स्मॉल मासेस ऑफ टिश्यू दैट कंटेन एग्रीगेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स मेनली बी सेल विद सम टी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा। इसके अलावा हेजल्स कॉर्पस्कल्स भी देख लेते हैं। ये क्या है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन ह्यूमन थाइमस बाय इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट ऑर्थर हिल हेजल्स इन 1846। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। The corpuscles a distinctive feature of medulla of mammalian thymus। mammalian thymus की medulla का distinctive feature है ये hazel corpuscle are rounded epithelial structure which vary in diameter from 13 micron to over 100 micron। तो ये corpuscle present रहती है mammalian thymus के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट है लेमिना प्रोपरिया। तो आप हमें सबको पता ही है लेमिना प्रोपरिया कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या फिर जेनेटल ट्रैक्ट की या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट रहती है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं लेमिना प्रोपरिया। उसके बाद फेगोसोम, तो आपको पता ही है फेगोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और वहां पे कुछ ना कुछ बैक्टीरिया एंटीजन जो भी एंटर हुआ है उसको इंगल्फ कर लिया जाता है थ्रू एक वेसिकल के थ्रू, जिसको बोलते हैं फेगोसोम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोइड फॉलिकल। वहां पे क्या होता है, बी सेल डिफरेंशिएट होके प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड होती है। देन नेक्स्ट है एलर्जेनिसिटी ऑफ ए प्रोटीन रेफर टू इट्स कैपेसिटी टू एक्टिवेट। तो एलर्जी कब एक्टिवेट होगी, एलर्जी कौन सी सेल्स को एक्टिवेट करती है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है। कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था कि मास्ट सेल क्या करती है, जिसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं, हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं एक वेसाइकल के अंदर। जैसे ही कोई पोलन ग्रेन्स या फिर कोई ऐसा केमिकल एंटर होता है, वो क्या करता है, मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन होता है और वहां पे क्या होती है, एलर्जी रेस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है मैच द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी विद द करेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑपरेशंस यूज्ड फॉर सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को देखना है। सबसे पहले इसमें आपको और कुछ नहीं पता तो सेंट्रीफ्यूगेशन सबको पता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मींस उसमें क्या होगा, डेंसिटी के डिफरेंस के बेस पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो ए में मस्ट बी फोर्थ, ए फोर्थ 2 के अंदर आ रहा है। उसके बाद क्या है, अगर फिल्ट्रेशन का देखें तो फिल्ट्रेशन किसके बेस पे होता है, पार्टिकल्स के साइज के बेस पे। तो डी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इन दोनों का पता होने के बाद होते ही हमें क्या मिल जाता है, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट किस में होगा, ये लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में होता है पार्टीशन कोफिशिएंट। और रिलेटिव वोलेटिलिटी किस में होती है,
डिस्टिलेशन में। ओके, डिस्टिलेशन का भी हमें पता है, उसमें वोलेटिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? एंजाइम्स क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? उसकी जो एक्टिवेशन होती है किसी भी रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करके। तो वो ग्राफ आप सब लोगों को पता ही है कि एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से रिड्यूस होती है, और एंजाइम की प्रेजेंस में और एंजाइम की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आपको याद है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। फ्री एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, एंजाइम्स उसकी फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो रिड्यूस इंक्रीज कुछ नहीं होगा फ्री एनर्जी का। उसके बाद हीट, रिएक्शन की हीट में भी कोई चेंज नहीं होगा। फ्री एनर्जी और हीट दोनों ही एक ही बात है। ओके, देन नेक्स्ट है given below are the names of different phytohormones. In the left column, match them with their corresponding precursor molecule in the right column. तो ये precursor molecules हैं और ये क्या है? कुछ plants के hormones हैं। तो plant hormone में हम लोगों ने देखा था अमाइनो एसिड पढ़ते टाइम की ऑक्सीन किससे सिंथेसाइज होता है? ऑक्सीन को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोल एसिटिक एसिड। और इंडोल रिंग कौन से अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होती है? ट्रिप्टोफैन के अंदर। तो ट्रिप्टोफैन क्या होगा? ऑक्सीन का प्रिकर्सर हो जाएगा। तो ए मस्ट बी सेकंड, ए का सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इथाइलिन का प्रिकर्सर हमें पता है। इथाइलिन क्या है? एक ऐसा गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग करवाता है। तो इथाइलिन किससे बनता है? मिथियोनिन से। तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। उसके बाद ब्रेसिनोलाइड्स क्या होते हैं? कंपेस्ट्रोल से बनते हैं, कंपेस्टिरोल से। और जैस्मोनिक एसिड किससे बनता है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो क्या होता है? एक एसेंशियल फैटी एसिड है। ओके, तो इसको मैच करेंगे तो बी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और इसी तरह से देखते रहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा फॉर माई अप्रिसिएशन। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।